शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य, आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे इकाई 2। इसके अंतर्गत जो समसामयिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समसामयिक मुद्दे पर कहने पर वर्तमान में जो मुद्दे हमारे जीवन में उपस्थित हो रहे हैं ऐसे मुद्दों को क्या बोलते हैं, तो समसामयिक मुद्दे कहते हैं। तो हमारे आसपास सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे कई समसामयिक मुद्दे हैं जिन पर हमें पढ़ने, विचार विमर्श करने और एक चेतना विकसित करने की आवश्यकता है। मतलब उन मुद्दों पर विचार करना, चेतना विकसित करना पड़ेगा। हम रोज़मर्रा में ऐसे विषयों से रूबरू होते रहते हैं। रात दिन हम क्या करते हैं, इस प्रकार के विषय हमारे जीवन में आते रहते हैं और कई बार हम उनकी ओर सचेत रूप से ध्यान नहीं देते, या कई बार हमारे पास वह नज़रिया भी नहीं होता जिसके माध्यम से उनका विश्लेषण कर पाएँ। तो इस इकाई में यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में वह नज़रिया व समालोचनात्मक दृष्टि विकसित हो जिससे कि वे सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को समझ पाएँ। मैं मजदूर हूँ कैसा है, तो एक विचारात्मक लेख है, मतलब विचार प्रधान लेख है, जिसमें लेखक ने मजदूर वर्ग की कहानी को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है और यह बताने का प्रयास किया है कि इस दुनिया के वर्तमान स्वरूप तक विकसित होने की यात्रा में मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब आज की दुनिया, वर्तमान जो दुनिया देख रहे हैं, पुरानी दुनिया से लेकर के आज की दुनिया जो विकसित हुई है, उस विकसित यात्रा में मजदूर जो वर्ग हैं उनका बहुत बड़ा भूमिका है। लेकिन मजदूरों की अपनी ज़िंदगी पहले की तरह आज भी अभावग्रस्त है। लेकिन मजदूरों की जो ज़िंदगी है देखेंगे तो पहले जैसी थी, आज भी वैसे के वैसी ही है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म 1950 में संविधान लागू होने के समय लिखी गई थी। यह कविता आम जन में निहित शक्ति से हमारा परिचय करवाती है और आम जनता के हाथ में शासन सूत्र सौंप देने का आह्वान करती है। उसको पढ़ेंगे हम, है ना। तो उसी प्रकार से जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, क्या है, जनतंत्र, ठीक है। तो जनतंत्र का जन्म, उसमें भी इसी मजदूर की शक्ति, मतलब आम व्यक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला है अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग रचना है। वैसे तो व्यंग एक विधा नहीं है, लेकिन हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग को विधा के रूप में स्थापित किया है। तो इस व्यंग रचना में, इस रचना में समाज में लोगों के जो अलग अलग प्रकार के व्यवहार हैं उन व्यवहारों को उजागर करने का प्रयास हुआ है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तविक दुखों से दुखी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो संपन्नता से उपजे दुखों, या यह कहें कि और अधिक लालसा से दुखी हैं। मतलब उनका दुख कोई दुख नहीं है और चाहते हैं कि दूसरे अपने वास्तविक दुखों को भूलकर उनके छद्म दुखों में दुखी हों। और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बेकार की जो दुख, जिसको दुख भी नहीं कर सकते, तो इस दुख पर उनके कोई क्या हो जाए, दुखी हो। तो आज हम देखेंगे मैं मजदूर हूँ, जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। तो आइए लेखक परिचय पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म 1910 में कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश की बलिया जिले में उजियारपुर नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के ललित निबंधकारों में उनका स्थान महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका का संपादन किया। बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है, बहुप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहाँ से जो शोध की गई पत्रिका निकलती है उनका संपादन भी किया, तथा हिंदी विश्वकोश संपादक मंडल के सदस्य भी रहे।
जो हिंदी के विश्वकोश संपादक मंडल हैं उनके भी वे सदस्य रहे हैं। ये मॉरिशस में मतलब अपने देश में ही नहीं विदेश में भी भारत के राजदूत भी रहे हैं। भारतीय संस्कृति पर देश विदेश में दिए गए इनके व्याख्यान चिर संग्रहणीय हैं, मतलब हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेंगे, संग्रह होकर के रहेंगे। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। वैसे भाषा में खड़ी बोली का उपयोग करते हैं लेकिन तत्सम शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। आपने विवेचनात्मक भावुकतापूर्ण चित्रात्मक भाषा का भी प्रयोग तथा कहीं कहीं रेखा चित्र शैली का भी प्रयोग किया है। मतलब निबंध की जो शैलियाँ होती हैं इनमें विवेचनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली है ना, और रेखा चित्र शैली आदि शैलियों का भी प्रयोग किया है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास का भारत, कादम्बरी, ठूठा आम, बुद्ध वैभव, सागर की लहरों पर इतिहास साक्षी है आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। मैं मजदूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। तो मजदूर क्या कहता है, मजदूर कहता है कि मैं मजदूर हूँ लेकिन क्या हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई, श्रम शक्ति की इकाई। ठीक है, मैं क्या हूँ, यदि श्रम शक्ति की बात करें तो मैं उसकी इकाई हूँ, प्रारंभिक कड़ी हूँ। और हमेशा मतलब मेरा जीवन जो है इस श्रम शक्ति से हमेशा बंधा हुआ है। मैं मेहनतकश मजदूर हूँ, मैं मेहनत करने वाला मजदूर हूँ। आदमी के बनेलेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता तक, आदमी के बनेलेपन मतलब जंगलीपन, जब मनुष्य सभ्यता का विकास नहीं कर पाया था, जंगली था, वृक्षों के छाले पहनता था, ठीक है, किसी भी प्रकार से खाना खाने नहीं जानता था, मतलब कच्चे मांस इत्यादि खाता था, पूरी तरह से जंगली था। तो आदमी के बनेलेपन से लेकर के आज की शिष्ट सभ्यता तक, आज जो सभ्यता शिष्ट मतलब शिष्टाचारी सभ्यता है तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। मतलब जो परिवर्तन आपको दिख रहा है मैंने क्या किया है, अपने हथौड़े की चोट से ये परिवर्तन लाया है। जमाने ने करवट ली, भले ही संसार बदला, करवट ली मतलब बदला, पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई, सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। भले ही दुनिया क्या करने लगी, बदल गई है, लेकिन मैं नहीं बदला और न ही मैं अपना जो श्रम है उस श्रम को स्थगित किया, रोका और सुस्ताया, आराम किया। न ही कभी फावड़े टिकाए, न ही मैंने अपने फावड़े को रखा। मेरे बाजू पर जमाना टिका है। मजदूर क्या सोचता है, मजदूर सोचता है कि उनकी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं पर पूरा संसार टिका हुआ है, दुनिया टिका हुआ है। घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। मजदूर को कभी कभी क्या लगता है, अलकस मतलब आलस्य लगता है, लेकिन वह जो आलस्य है केवल उसके घुटनों तक आकर के क्या कर लेता है, अपना दम तोड़ देता है। मतलब पूरे शरीर को आलस्यता घेर नहीं पाता। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। मजदूर कहता है कि उसके जो कंधे हैं उस कंधे पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, उसे उठाने वाले एटलस के साथ। पर मैं वो हूँ कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। यूनान में ऐसा मानते हैं, यूनान में एक देवता हैं एटलस। तो क्या कहते हैं, यूनान के लोग मानते हैं कि पूरी पृथ्वी का भार किसके कंधों पर है, उनके देवता एटलस के कंधे पर है। और मजदूर कहता है कि पूरी पृथ्वी का भार मेरे कंधे पर है। लेकिन एटलस तो क्या करता है, अपना गर्दन मोड़ता है, मतलब गर्दन बदल सकता है, मैं वो भी नहीं कर सकता। मैं कंधे नहीं डालता और न ही उन्हें बदलता हूँ। कंधे डाल दूँ तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े। मजदूर कहता है कि मैं इसलिए कंधे नहीं डालता हूँ कि यदि मैं कंधे डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा। जो दुनिया है लड़खड़ा कर गिर पड़ेगा, मतलब दुनिया क्या हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जमाने का दौर बंद हो जाएगा और जमाने का जो दौर है
जो क्रिया है आगे चल रही है वह भी बंद हो जाएगा। पर मैं कंधे नहीं डालता न डालूंगा, इसलिए न तो मैं कंधे नहीं डालता हूँ और नहीं डालूंगा भी। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूँगा। यदि अब से लेकर के हमेशा मैंने क्या किया है, निर्माण ही किया है, तो विध्वंस क्यों करूँगा, विनाश क्यों लाऊंगा, इसलिए विनाश नहीं करूँगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूँगा, हाँ, और यदि करना पड़ा तो पुनः निर्माण करूँगा, जीर्णोद्धार करूँगा, जिसके लिए मुझे थकान नहीं महसूस होती। इसीलिए मुझे हमेशा क्या लगता है, तरोताज़ा महसूस होता है, थकान नहीं लगता, कभी अलकस नहीं लगती, कभी भी आलस्य नहीं लगता, रुआं रुआं फड़कता रहता है और मेरे रोम रोम क्या करते रहते हैं, फड़कते रहते हैं। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। मैंने जो निर्माण किया है, इस निर्माण की जो परिधि है, व्यास है, वो क्या है, व्यापक है, मतलब बहुत विस्तृत है, अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। उदयाचल से अस्ताचल तक, मतलब जहाँ से सूर्य निकलता है और जहाँ पर अस्त होता है, मतलब जहाँ से सूर्य उदय होता है वहाँ से लेकर के अस्त होने तक, क्षितिज के छोरों तक, मतलब जहाँ पर धरती और आसमान मिले हैं, धरती और आसमान के मिलने वाले उन छोरों तक। हजारों वर्ष पहले कलयुग भी जब कभी अंतराल के गर्भ में था, और हजारों वर्ष पहले की बात जब कलयुग का जन्म नहीं हुआ था। ये कौन सा युग है, तो ये कलयुग है, लेकिन इससे पहले कलयुग नहीं था, इससे पहले और 3 युग बीत चुके हैं, और उस समय यह जो कलयुग था गर्भ में था, तो उस समय की बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किए हैं, नदियों के बहाव रोक दिए हैं। मैंने जो नदियों का तेज बहाव था उन बहावों को रोक दिए, और अभी ताज़ा थे प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित। मैं प्रकृति के वेग से प्रेरित होकर के उन ताजे बहावों को रोक दिया। बहाव रोककर सुविस्तृत हृदय जिन पर पर्जन्य विरहित भूमि की उर्वरा शक्ति। मैंने क्या किया, तो समुद्र के बहावों को रोक करके सुविस्तृत हृदय बनाया, जिन पर क्या है, पर्जन्य विरहित, मतलब मेघ इत्यादि से विरहित भूमि है, उस भूमि की उर्वरा शक्ति टिकी हुई है, अवलंबित हुई है। बढ़ते हुए समुंदर का मैंने जल सुखाया। जो समुद्र क्या कर रहे थे, विस्तार ले रहे थे, उन समुद्रों के जल को मैंने सुखा दिया। दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया, और जो दलदली भाग थे उन दलदली भागों को मैंने क्या कर दिया, ठोस जामा मतलब वस्त्र पहना दिया, मतलब कठोर बना दिया, और उन पर फसलों की हरी धानी क्यारियाँ दौड़ाई, और वहाँ पर मैंने जो फसल हैं उन फसलों के हरे हरे क्यारियाँ लगा दिए, जिस पर धान भी क्या हो रहे हैं, लहलहा रहे हैं। कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती है, उसकी नम दलदल भरी भूमि किसने सौंदर्य से रंगी। लेखक प्रश्न करता है कि कश्मीर का नाम लेते ही क्या करते हैं, हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती है, क्योंकि कश्मीर क्या है, तो धरती का स्वर्ग है, इसलिए जब उसका नाम लेते हैं तो हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती है। लेकिन वहाँ की जो भूमि है कैसी है, वहाँ की भूमि नम युक्त होती है, दलदल भरी होती है, तो वहाँ की भूमि को जो इतना सौंदर्यशाली है, सौंदर्य से किसने रंगी। किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझिल वायु से मदहोश किया। झेलम नदी भी कहाँ पर प्रवाहित होती है, कश्मीर में। तो जो झेलम नदी है वहाँ के तटवर्ती किनारे में, उसके तट के किनारे में आकाश को सुरभि, मतलब आकाश को क्या करने वाली, सुगंधित करने वाली, बोझिल वायु जो मदहोश करती है, वह भी किसके कारण से। किसने उसके केसर की क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली। कश्मीर में कौन सी खेती होती है, केसर की खेती होती है, जो बहुउपयोगी फसल है। तो उस केसर की जो सुगंध होती है बहुत ही सुगंधित होती है। तो लेखक प्रश्न करता है कि
जो कश्मीर में केसर की फैली हुई क्यारियां हैं, उन क्यारियों में जो जादू की मिट्टी डाली गई है वह भी किसने डाली है? यह प्रश्न किसका है? तो मजदूर का है। कल्हड़ की कलम से पूछो किसने किसने। तो कल्हड़ कौन है? तो कल्हड़ एक लेखक हैं, संस्कृत के लेखक हैं जो कश्मीर के विषय में लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना न भूलें।